तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर एंड आपकी एजुकेटर CS मेहंदी तोषनेवाल। और आज आ चुकी हूं मैं फिर से एक और वन शॉट सीरीज लेकर। और आज चैप्टर होने वाला है हमारा चैप्टर नंबर 3 विच इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। एंड आई होप आप हमारे वन शॉट लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे LLP को लेकर। सबसे पहला तो पूरा ही चैप्टर यहाँ पर कवर होने वाला है। एंड नॉट ओनली दिस, इन PPT नोट्स के साथ बहुत ही प्यारे हैंड रिटन नोट्स आपको मिलने वाले हैं। ऑलमोस्ट टॉपिक्स इस लेक्चर में मैं आपको हैंड रिटन नोट्स से कवर करवाने वाली हूँ, सो दैट ये जो चैप्टर है आपके दिल और दिमाग में बैठ जाने वाला है। शुरू करते हैं इस चैप्टर से। देयर आर चांसेस कि 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाए, और आज इसी लेक्चर में हम आपके पूरे के पूरे 5 मार्क्स को सिक्योर कर लेंगे। पूरे के पूरे 5 मार्क्स आपकी पॉकेट में चले जाएंगे। सो शुरू करते हैं LLP से। सबसे पहला कि आखिरकार ये LLP होता क्या है, व्हाट इज दिस। सो LLP एक ऐसा स्ट्रक्चर है विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म। सो LLP में कंपनी के भी फीचर्स है एंड पार्टनरशिप फर्म के भी फीचर है। LLP इज अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर। दोनों के अच्छे अच्छे फीचर्स कहाँ पर आ गए, LLP में आ गए हैं। एंड LLP को हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। अभी दोनों के क्या ही फीचर्स आए हैं। सो ब्रॉडली अगर मैं बात करूं तो कंपनी जैसा लिमिटेड लाइबिलिटी LLP में आ गया है, और पार्टनरशिप जैसा फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर LLP में आया है। तो हम कह सकते हैं दोनों बेनिफिट्स आपकी LLP में मिलते। नॉट ओनली दिस, कंपनी जैसा सेपरेट लीगल एंटिटी ये भी LLP में आ गया है। कंपनी जैसा परपैचुअल सक्सेशन विच मीन्स पार्टनर्स आए या पार्टनर्स जाए LLP चलती रहेगी, ये भी LLP में मिलेगा आपको कंपनी का फीचर। और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी। अभी पूरे LLP को जो एक्ट गवर्न करता है, द एक्ट इज LLP एक्ट 2008। तो इससे हमें एक चीज़ पता चलती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल नहीं होता है। कंपनीज एक्ट 2013 भी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो एप्लीकेबल क्या होता है, LLP एक्ट 2008 एप्लीकेबल होगा सारी LLPs पे। अभी इस एक्ट के अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं जो हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस यहाँ पर पढ़ेंगे। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन कि आखिरकार बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है अंडर द LLP एक्ट। तो यहाँ पर बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट मतलब एक कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट। जो कंपनी कंपनीज एक्ट के अंदर बनी है, एक तो वो कंपनी, और क्या आएगा बॉडी कॉर्पोरेट में, ऐसी कंपनी जो कि आउटसाइड इंडिया बनी वो भी बॉडी कॉर्पोरेट में आएगा। ऐसी LLP जो इंडिया में है, यस, यानी कि जो LLP एक्ट के अंदर बनी है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट में आएगा, और LLP आउटसाइड इंडिया। सो बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर 4 चीज़ें आने वाली है। कंपनी जो इंडिया में बनी है, कंपनी जो बाहर बनी है, LLP इस एक्ट के अंदर, और LLP जो बाहर बनी है, ये चारों ही बॉडी कॉर्पोरेट में आएंगे। पर ध्यान रखना ये 3 चीज़ें बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आएगी। पहला कॉर्पोरेशन सोल, दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। ये 3 चीज़ें बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में नहीं आने वाली। व्हाट आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ माय नादान परंदाज कि सिर्फ आप मेरी सुनो ही नहीं, जबकि आप मेरे साथ बोलो भी। द मोर यू विल स्पीक विथ मी, आपका कंटेंट दिमाग में जाएगा, आपको रिवाइज करने में हेल्प होगी और कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प होगी। सो बॉडी कॉर्पोरेट में हमें समझ आया ये 4 चीज़ें आती है। ऐसे आप शॉर्ट में ना नोट्स भी बना सकते हो। बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, LLP अंडर दिस एक्ट, LLP रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। क्या नहीं आएगा, कॉर्पोरेशन सोल, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एंड ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, विच इज फाइनेंशियल ईयर।
फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? क्या बच्चों जैसा क्वेश्चन है ना। फाइनेंशियल ईयर तो हमें पता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को एंड हो जाता है। बट देयर इज अ ट्विस्ट, सिर्फ इतना सा ही नहीं है। अगर आपका एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुआ है 30 सितंबर के बाद, कब इनकॉर्पोरेट हुआ है? 30 सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट हुआ, तो उसका फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट ईयर खत्म नहीं होगा, वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। वी विल सी दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। अगर मैं बोलती हूँ मेरा एलएलपी 3 अक्टूबर 2024 को इनकॉर्पोरेट हुआ है, 3 अक्टूबर 2024 को मेरा एलएलपी बना है, तो हिसाब से तो इसका फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाना चाहिए 31 मार्च 25 को, लेकिन 31 मार्च 25 को एंड नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर बोला है जब भी आपका एलएलपी 30 सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट हो रहा है तो फाइनेंशियल ईयर कब होगा? यहाँ पर नेक्स्ट टू नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर, विच मीन्स 31 मार्च 26 को आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मेरा एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुआ है 15 जुलाई 2025 को, तो अब आपका फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा? ये तो सिंपल वाला है, यहाँ पर 31 मार्च 26 में एंड हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा फॉरेन एलएलपी क्या होती है? इट इज़ जस्ट लाइक अ फॉरेन कंपनी। फॉरेन एलएलपी मतलब ऐसी एलएलपी जो बनी तो बाहर है, इनकॉर्पोरेट तो आउटसाइड इंडिया हुई है, लेकिन उसका बिजनेस कहाँ पर है? इंडिया में है, तो उसे हम कहेंगे फॉरेन एलएलपी। नेक्स्ट इज योर एलएलपी अग्रीमेंट। ये क्या होता है एलएलपी अग्रीमेंट? सो एलएलपी अग्रीमेंट ना एक रिटर्न अग्रीमेंट होता है। यह अग्रीमेंट किसके बीच में होगा? आपकी एलएलपी के बीच में और एलएलपी के पार्टनर्स के बीच में हो सकता है, या फिर जितने भी एलएलपी में पार्टनर्स हैं वो आपस में ही अग्रीमेंट करेंगे। तो दैट इज अ रिटर्न अग्रीमेंट एलएलपी और उनके पार्टनर्स के बीच में, या फिर बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी। इस एलएलपी अग्रीमेंट में लिखा होता है पार्टनर्स की क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, रोल्स क्या है, ये सारी चीजें एलएलपी अग्रीमेंट में होगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्मॉल एलएलपी, अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कि स्मॉल एलएलपी क्या होता है, एंड इसी के लिए मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया। इफ वी से स्मॉल एलएलपी ना, तो स्मॉल एलएलपी के लिए आपको 2 क्राइटेरिया देखने होते हैं। सबसे पहला कंट्रीब्यूशन एंड द सेकंड वन इज टर्नओवर। ये दोनों कंडीशन साथ में चलती है, मतलब दोनों देखनी है। यहाँ पर बोला अगर आपकी एलएलपी ऐसी है जिसका कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम 25 लाख रुपीज है, मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? 25 लाख रुपीज हो सकता है। ओके। और टर्नओवर की मैं बात करूं तो बोला है आपकी एलएलपी का टर्नओवर अगर मैक्सिमम 40 करोड़ है तो उसे हम लोग स्मॉल एलएलपी कहेंगे। मीन्स आपको कंट्रीब्यूशन भी देखना है मैक्सिमम 25 लाख एंड टर्नओवर भी 40 लाख तक है, तो वो आपकी स्मॉल एलएलपी कहलाएगी। एक एग्जाम्पल देखेंगे हम यहाँ पर। सो अगर मैं बोलती हूँ कि एक एलएलपी है हमारी जिसका कंट्रीब्यूशन इज 15 लाख एंड इसका टर्नओवर है 30 लाख, तो क्या आप इसे स्मॉल एलएलपी कंसिडर करोगे क्या? कंट्रीब्यूशन एंड टर्नओवर दोनों लिमिट के अंदर है, मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख हो सकता है एंड टर्नओवर भी 40 लाख हो सकता है, दोनों ही लिमिट के अंदर हैं। सो येस, इट विल बी कंसिडर्ड एज स्मॉल एलएलपी। यहाँ पर एंड आ रहा है, कंट्रीब्यूशन एंड टर्नओवर, इट मीन्स दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, कंट्रीब्यूशन वाली भी और टर्नओवर वाली भी। एक और क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर हम लोग। इफ आई से एक एलएलपी है एलएलपी जिसका कंट्रीब्यूशन इज 25 लाख एंड इसका जो टर्नओवर है, टर्नओवर मतलब टोटल सेल्स जो है दैट इज 50 लाख। अभी आप मुझे बताओ विल इट बी कंसिडर्ड एज अ स्मॉल एलएलपी क्या? अच्छा, कंट्रीब्यूशन तो मैक्सिमम 25 लाख होना चाहिए, उतना है, बट टर्नओवर एक्सीड कर रहा है 40 लाख से, तो ये स्मॉल एलएलपी नहीं कहलाएगी। नो, इट इज़ नॉट अ स्मॉल एलएलपी, क्योंकि स्मॉल एलएलपी के लिए दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। अच्छा, फिर अगर आप इसकी लैंग्वेज देखोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस 25 लाख की लिमिट को इंक्रीज करके 5 करोड़ कर सकती, और टर्नओवर की 40 लाख की लिमिट को इंक्रीज
इंक्रीज करके 50 करोड़ कर सकते हैं। आपके लिए कौन सी लिमिट रेलिवेंट है, आप कैसे चेक करोगे, 25 lakhs एंड 40 lakhs। हालांकि सीजी चाहे तो बाद में इसे इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज पार्टनर्स। अच्छा, एलएलपी में पार्टनर कौन बन सकता है, कोई भी इंडिविजुअल एलएलपी में पार्टनर बन सकता है, एंड नॉट ओनली इंडिविजुअल, अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बनना चाहे तो भी बन सकती है। सो सुनो, अगर एक एलएलपी में दूसरी एलएलपी पार्टनर बनना चाहे तो आओ, वेलकम वेलकम। अच्छा, एक एलएलपी में दूसरी कोई कंपनी पार्टनर बनना चाहे तो आ जाओ, वेलकम। अच्छा, एक एलएलपी में तुम पार्टनर बनना चाहो तो आ जाओ, वेलकम। सो एक एलएलपी में इंडिविजुअल भी पार्टनर बन सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट भी पार्टनर बन सकती है, अलाउड है। पर बोला गया है अगर आप ऐसे इंडिविजुअल हो तो आप पार्टनर नहीं बन सकते। अभी ऐसे कैसे इंडिविजुअल हो, अगर आप ऐसे इंडिविजुअल हो जो दिमाग से थोड़े पगलाए हुए हो, ठीक है, यानी कि अनसाउंड माइंड के हो, तो फिर हम आपको बनने नहीं देंगे यहाँ पर पार्टनर। ठीक है। अच्छा, अगर आप अनडिस्चार्ज्ड इनसॉल्वेंट हो या फिर आपने कोर्ट के पास अप्लाई किया है इंसॉल्वेंसी के लिए, आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, इन तीनों केसेस में आप पार्टनर नहीं बन सकते, अदरवाइज आराम से बनो। सो 3 क्या केसेस है, अनसाउंड माइंड का है, इंसॉल्वेंट है, अनडिस्चार्ज, और एक और हमारा इंसॉल्वेंसी के लिए एप्लीकेशन भेजी है, राइट। अच्छा, अभी मिनिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए आपकी एलएलपी में, जरा देखिए मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए। क्या लगता है एलएलपी में कितने होने चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। पार्टनरशिप है मतलब मिनिमम 2 पार्टनर्स तो होने ही चाहिए आपकी एलएलपी में, बराबर। सो मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए हमारी एलएलपी में। यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझो, ढोलू और भोलू, इन दोनों ने मिलकर एलएलपी इनकॉर्पोरेट करी, मिनिमम 2 पार्टनर्स नीडेड है, ये 2 पार्टनर्स से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट ऑन पार्टनर्स। सो मिनिमम 2 और मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है। किसी भी टाइम अगर आपका जो पार्टनरशिप है ये मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स से रिड्यूस हो जाता है, अच्छा मिनिमम 2 की जरूरत है मतलब 2 से कम लोग रह जाते हैं, तो फिर उस केस में क्या होगा। अभी ढोलू और भोलू में से हम मानते हैं ढोलू की डेथ हो गई है, ये पार्टनर्स जो है दे आर रिड्यूस्ड बिलो 2, तो अब बोला गया ये जो अकेला पर्सन है ना, इसको हम 6 मंथ्स का टाइम देंगे, आप 6 मंथ्स में कोई नया पार्टनर ढूंढ के ले आओ। लेकिन अगर ये सिंगल पर्सन मोर देन 6 मंथ्स के बाद भी अकेला बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है, तो अब ये पर्सन पर्सनली लाइबल होगा, अनलिमिटेड इसकी लाइबिलिटी हो जाएगी। जनरली एलएलपी के अंदर पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती है, लेकिन बोला है मिनिमम कम से कम 2 पार्टनर्स चाहिए, एंड इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ मिनिमम पार्टनर्स रिड्यूस्ड बिलो 2, 2 से कम हो जाते हैं, दैट सिंगल पर्सन बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है मोर देन 6 मंथ्स के लिए, तो आफ्टर 6 मंथ्स अभी ये पर्सनली लाइबल होगा, इंडिविजुअली अनलिमिटेड लाइबिलिटी आएगी। क्लियर है क्या ये। अच्छा, अभी यहाँ पर एलएलपी में होते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। ये कौन होते हैं, ये डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को हम प्यार से बोलते हैं डीपी। क्या बोलेंगे, डीपी बोलेंगे, एग्जाम में मत लिख कर आना, एग्जाम में पूरा फुल फॉर्म लिखना है। लाइक जैसे आपकी कंपनी में मैनेज कौन करता है, कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी होती। लाइक वाइज आपकी एक एलएलपी में सब कुछ मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेजिग्नेटेड पार्टनर की होती है। ऐसे तो बहुत सारे पार्टनर्स है, लेकिन सब कुछ मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डीपी के पास आती, इसलिए बोला है हर एलएलपी में एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल डीपीज होने चाहिए। यहाँ पर कंपलसरी बोला है हर एलएलपी में एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल डीपी होने चाहिए। अगेन यहाँ पर इफ यू विल फोकस टू इंडिविजुअल डीपी, वाई दिस टर्म इंडिविजुअल, इस पे क्यों फोकस किया जा रहा है, बिकॉज हमने देखा था कि एलएलपी में बॉडी कॉर्पोरेट भी पार्टनर्स हो सकते हैं। यस, तो अगर ऐसी एलएलपी है जिसमें सारे के सारे बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर्स है, तो फिर क्या होगा, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कैसे इंडिविजुअल होंगे, ये क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए। ऐसी एलएलपी जिसमें सारे के सारे पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट है, उस केस में उनके जो नॉमिनीज होंगे they will be considered as designated partner। उन्हें क्या माना जाएगा, designated partner माना जाएगा उनके नॉमिनीज को।
ठीक है क्या? अच्छा, हमें ये तो समझ आ गया कि आपकी एलएलपी में 2 इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए, उसमें से भी एक बोला है एक ऐसा होना चाहिए जो कि रेसिडेंट इन इंडिया हो। अभी रेसिडेंट इन इंडिया एज पर एलएलपी एक्ट बोला गया है, वो पर्सन इंडिया में रहना चाहिए 120 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अगर वो पर्सन इंडिया में रह रहा है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 120 डेज, तो उसे हम क्या मानेंगे? रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर मान लेंगे। वापस से सुनना, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कितने होने चाहिए एलएलपी में? 2 इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, आउट ऑफ विच एक रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। रेसिडेंट इन इंडिया मतलब ऐसा पर्सन जो इंडिया में रहा है 120 डेज या उससे ज़्यादा ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। आपके एलएलपी में अगर सारे के सारे पार्टनर्स ही बॉडी कॉर्पोरेट है तो उनके नॉमिनीज विल बी कंसिडर्ड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। और आपके इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में भी नाम लिखा होगा कि कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहता है। ठीक है, अगर किसी का नाम लिखा हुआ नहीं है तो जितने भी पार्टनर्स हैं हर पार्टनर को वी आर गोइंग टू कंसिडर डीपी, यानी कि डेजिग्नेटेड पार्टनर। अच्छा, अभी डेजिग्नेटेड पार्टनर पे ही बात चल रही है कि कोई भी पर्सन डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकता जब तक कि वो उसकी कंसेंट ना दे दे। अरे तुम अगर हमारी एलएलपी में डीपी बनना चाहते हो तुम तभी मानेंगे जब तुमने अपनी कंसेंट दी है, प्रायर कंसेंट दी है, यानी कि प्रायर अप्रूवल दी है दैट आप रेडी हो डीपी बनने के लिए। जो पर्सन रेडी है डीपी बनने के लिए आरओसी को बताओ। अभी आरओसी को सब पता चलना चाहिए, कंपनी में कुछ भी हो रहा है आरओसी को बताओ, एलएलपी में कुछ भी हो रहा है आरओसी को बताओ। तो ये डीपी के जो पर्टिकुलर्स है, डीपी की डिटेल्स फाइल करोगे आरओसी के पास। ठीक है, कब फाइल करने वाले हो? जिस पर्सन ने कंसेंट दे दी है, डीपी ने कंसेंट दे दी है, अब डीपी की डिटेल्स आरओसी के पास फाइल करनी रहेगी। अच्छा, ये जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है एलएलपी का, उसके पास डीपिन होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से। डीपिन मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, इट इज नेसेसरी फॉर ए डेजिग्नेटेड पार्टनर। ये हमारी डीपी से रिलेटेड बात है। अच्छा, जैसे कि वी हैव सीन कि कंपनी में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वैसे ही एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल है सारे एक्ट के लिए, सारे मैटर्स के लिए, सारी चीज़ों के लिए। एलएलपी कंप्लाइंस कर रही है या फिर नहीं कर रही, जो भी पेनल्टीज होगी वो किस पे इम्पोज करी जाएगी? अगर कोई काम आप नहीं करते हो सही से, कॉन्ट्रावेंशन होता है, तो पेनल्टी भी किस पे लगाई जाएगी? डेजिग्नेटेड पार्टनर पे लगाई जाएगी। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं सेक्शन 7 डीपी के बारे में बताता है और डीपी सभी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, डीपी में चेंज हुआ तो फिर क्या? डेजिग्नेटेड पार्टनर चेंज हो रहा है। लेट अस अज्यूम कि पहले ना महक डीपी थी, ठीक है, महक डीपी थी, अभी महक चली गई है, तो जब वो चली गई है वैकेंसी क्रिएट हो गई है, डेजिग्नेटेड पार्टनर की पोजीशन पे वैकेंसी क्रिएट हो गई है। एक एलएलपी को ये वैकेंसी को फिल करना पड़ता है 30 डेज के अंदर अंदर। जो भी वैकेंसी क्रिएट हुई है कितने डेज के अंदर फिल करना है? 30 डेज के अंदर अंदर वैकेंसी को फिल करना रहेगा। अगर कोई भी डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट नहीं किया गया या फिर एक ही डीपी है, ज़रूरत कितने की होती है? 2 डीपी की। अगर कोई डीपी अपॉइंटेज नहीं किया या एक ही डीपी है, उस केस में क्या होगा? हर एक पार्टनर को, जितने भी पार्टनर हैं दे आर गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज डीपी। हर पार्टनर को मान लेंगे कि अब आप डीपी हो। यहाँ पर हमारा डीपी होता है समाप्त और हम जाते हैं एक और नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज योर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ एलएलपी। बिलीव मी, बहुत प्यारा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अभी तक इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया। पूछा जाता है तो मज़ा आ जाएगा। दिखने में वास्ट लग सकता है बट अगर आप मेरे साथ बोलोगे पूरा इनकॉर्पोरेशन विल बी ऑन योर टिप्स। अभी आपको एलएलपी बनाना है, मुझे बताओ कितने लोगों की ज़रूरत होगी? 2 लोगों की। एलएलपी लॉफुल पर्पस से बनाने वाले हो। एलएलपी इनकॉर्पोरेट करने के लिए ना एक फॉर्म होता है, दैट इज फॉर्म फिलिप। फिलिप मतलब फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ एलएलपी। तो यही बोला है
टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज़्यादा लोग जो एक लॉफुल बिजनेस करना चाहते हैं प्रॉफिट मोटिव के लिए, वो अपना नाम सब्सक्राइब करेंगे। दो या दो से ज़्यादा लोग लॉफुल बिजनेस करना चाहते, नाम का सब्सक्राइब करेंगे, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे सब्सक्राइब कर देंगे। और इस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को हम लेके किसके पास जाएंगे? ROC के पास जाएंगे कि ROC हमें इनकॉर्पोरेट करनी LLP। आफ्टर दैट ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट ROC के पास चला जाएगा। पर ध्यान रखना, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट अकेला नहीं जाता, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ जाती है एक स्टेटमेंट। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ जाती है एक स्टेटमेंट, और इसे बोला जाता है कंप्लायंस स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट कोई भी CA दे सकता है, CS दे सकता है, एडवोकेट दे सकता है, CMA दे सकता है। आखिरकार इस स्टेटमेंट में ऐसा क्या लिखा होगा? कोई भी पर्सन दे सकता है, CA, CS, CMA, एडवोकेट, जो कि LLP के फॉर्मेशन में इंगेज्ड है, जो कि LLP के इनकॉर्पोरेशन में इंगेज्ड है। और इस स्टेटमेंट में वो बोलते हैं कि LLP को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो भी रूल्स, रेगुलेशन, एक्ट है, वो सभी हमने फॉलो किए हैं। ये सारी चीज़ें होती है। डिक्लेरेशन क्या देते हैं कि सारे रिक्वायरमेंट इस एक्ट के, रूल्स के हमने कंप्लाई किए हैं। कंप्लाई मतलब फॉलो किए हैं, ये डिक्लेरेशन मिलता है। सबसे पहले हमने क्या देखा? टू और मोर पर्सन्स, दो या दो से ज़्यादा लोग जिन्हें क्या करना है? लॉफुल बिजनेस करना है। ये दो लोग हैं हमारे, ठीक है, टू और मोर, जो क्या करना चाहते हैं? प्रॉफिट मोटिव के लिए लॉफुल बिजनेस करना चाहते हैं। व्हाट दे आर गोइंग टू डू? वो अपना नाम सब्सक्राइब करेंगे, ये अपना नेम सब्सक्राइब करेंगे। ये पहला पॉइंट। ये दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में ये दोनों पर्सन अपना नाम कहाँ सब्सक्राइब करेंगे? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पर। और फिर ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट कहाँ चला जाएगा? किसके पास चला जाएगा? ROC के पास चला जाएगा। लेकिन भूलना मत, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ एक स्टेटमेंट भी जाती है, प्लस अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कौन देगा? या तो CS, CA, CMA, एडवोकेट, जो कि एंगेज्ड है। किस चीज़ में एंगेज्ड है? इन द फॉर्मेशन ऑफ LLP, जो कि LLP फॉर्मेशन में एंगेज्ड है। वो क्या देंगे? ये एक डिक्लेरेशन देंगे दैट ऑल द रूल्स, रेगुलेशंस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट आर कंप्लाइड विद। वो हमने कंप्लाई किया है। ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्ट एंड रेगुलेशंस आर कंप्लाइड विद। और ये चला जाएगा फिर हमारे ROC के पास। ठीक है, ये किसके पास चला गया है? आपकी ROC के पास चला गया। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट कौन से फॉर्म में फाइल करने वाले हैं हम? फॉर्म फिलिप। फिलिप मतलब होता है फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP। ये फॉर्म फिलिप ROC के पास जाएगा। और इसमें बोला गया है अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास डीपिन नहीं है तो डेजिग्नेटेड पार्टनर को डीपिन भी मिल जाएगा। वी हैव सीन कि डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए डीपिन ज़रूरी होता है। सो अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास डीपिन नहीं है, उसे डीपिन मिल जाएगा। ओके, एप्लीकेशन आप कर सकते हो डीपिन के लिए। मैक्सिमम कितने लोगों को डीपिन मिलेगा? तो मैक्सिमम 5 इंडिविजुअल्स को डीपिन मिल जाएगा अगर उनके पास डीपिन नहीं है। साथ ही साथ फिलिप फॉर्म में आप आपकी LLP का नाम भी रिजर्व करवा सकते हो। हमने डिसाइड किया हम हमारी LLP का नाम रखने वाले हैं, क्या चीज़ रखे? बदमाश LLP। ठीक है, हम रखने वाले हैं LLP का नाम बदमाश LLP। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो LLP का नाम है आपको रिजर्व कराना है। आप नाम रिजर्व करवा सकते हो कौन से फॉर्म में? फॉर्म फिलिप में। मतलब जिस फॉर्म से आप LLP इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, उसी फॉर्म से आप अलॉटमेंट ऑफ डिपिन मिल जाएगा। मैक्सिमम 5 इंडिविजुअल्स को डिपिन मिल सकता है और उसी फॉर्म में LLP का नाम भी रिजर्व हो सकता है। अच्छा, एक और वे, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप फॉर्म फिलिप में ही नेम रिजर्व करवाओ। आप क्या कर सकते हो? पहले आपने नेम डिसाइड
क्या, एक फॉर्म रन एलएलपी फाइल करोगे। फॉर्म रन एलएलपी में अगर आरओसी को नाम सही लगता है वो नाम अप्रूव कर देगा और उसके बाद आप फॉर्म फिलिप फाइल कर सकते हो। सो देयर आर टू वेज, या तो फॉर्म फिलिप में ही नेम रिजर्वेशन के लिए एप्लीकेशन भेजो और सारा इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस करो। दूसरा तरीका है पहले रन फॉर्म फाइल करो, रन एलएलपी, नाम रिजर्व होगा, उसके बाद आप फॉर्म फिलिप फाइल करोगे। ठीक है, सो अभी हमारा फॉर्म फिलिप जा रहा है आरओसी के पास। और क्या डिटेल्स होगी इस फॉर्म में, बहुत सिंपल सी डिटेल्स होगी कि एलएलपी का नाम क्या है वो बताओ। अच्छा, एलएलपी का काम क्या है, मेरे साथ बोलो, एलएलपी का नाम क्या है, एलएलपी का काम क्या है, एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, तो एलएलपी का नाम, एलएलपी का ऑब्जेक्ट, एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस का है, एलएलपी में कौन होंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एंड पार्टनर्स, तो एलएलपी में नेम एंड एड्रेस बता दो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का, एंड लास्टली नेम एंड एड्रेस बता दो सारे के सारे पार्टनर्स का, और सच अदर इंफॉर्मेशन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तुम्हारा फेवरेट पॉइंट है ना, कुछ नहीं आता तो ये तो हम लास्ट में लिख कर आएंगे। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या होगा, एलएलपी का नाम, एलएलपी का काम यानी कि ऑब्जेक्ट, एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस किधर है, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट हमने आरओसी के पास भेज दिया। आरओसी आपके फॉर्म फिलिप को एग्जामिन करेगा, उसे लगता है कि ये जो एप्लीकेशन है ये इनकम्प्लीट है या फिर एप्लीकेशन में कुछ गलती है, डिफेक्टिव है, तो आरओसी बोलेगा फिर से सबमिट करो, रीसबमिट करो। यहाँ पर रीसबमिट करनी है आपको 15 डेज के अंदर अंदर, आरओसी ने बताया वहाँ से 15 डेज में रीसबमिट करनी है। आपने रीसबमिशन करा लेकिन तुम तो नालायक हो, ठीक है, फिर से गलत किया, रीसबमिशन के बाद भी कुछ डिफेक्ट निकल जाता है या इनकम्प्लीट होता है तो आरओसी तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी और देगा 15 डेज में कि फिर से रीसबमिट करो। कहने से 2 बार अपॉर्चुनिटीज दी आपको, पहले 15 डेज दिया, आपने रीसबमिट किया, फिर से 15 डेज दिया, तो टोटल रीसबमिशन पीरियड आपको 30 डेज का मिलेगा। आप टोटल यहाँ पर इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होने वाला है। सब कुछ सही है तो आरओसी आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा यहाँ पर, विच इज़ गोइंग टू बी इशूड इन फॉर्म 16। फॉर्म 16 में आपको COI मिल जाएगा और आपकी LLP इनकॉर्पोरेट हो गई है, LLP एग्जिस्टेंस में आ गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड ये इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आरओसी कितने दिन में देता है, यहाँ पर 14 डेज में आपको रजिस्टर करवाना रहेगा। ठीक है, 14 डेज में। अच्छा, जैसे ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, ये इस बात का प्रूफ है दैट आपकी एलएलपी एग्जिस्टेंस में आ चुकी, इट इज द कंक्लूसिव एविडेंस। एक बार 1 मिनट रिकॉल करो, पूरा पढ़ाती हूँ मैं एक बार फिर से। सो फाइनली मतलब हमारा जो एलएलपी है उसका इनकॉर्पोरेशन हो गया। हम लोग शुरू से देखने वाले हैं पूरा, बट आई वांट दिस टाइम यू विल आल्सो स्पीक विथ मी। एक बार हमने समझ लिया, 2 or more persons with a view to make profit, they want to do a lawful business, they will subscribe their names to a incorporation document. That incorporation document will be submitted to ROC, रजिस्ट्रार के पास हम सबमिट करेंगे। बट इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ क्या जाता है, स्टेटमेंट। सो दिस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट विल बी accompanied with a statement which shall be made by either CA or CS or CMA or advocate who is engaged in the formation of a LLP. They will declare that all the requirements and regulation of the act are complied with. अच्छा, ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट आप आरओसी के पास फॉर्म फिलिप में फाइल करते हो, उसमें आप एप्लीकेशन भेज सकते हो डिपिन के लिए। अगर डिपिन नहीं है तो मैक्सिमम 5 इंडिविजुअल्स को डिपिन मिलेगा। फिलिप फॉर्म में आप एलएलपी का नाम भी रिजर्व करा सकते हो। ऑल्सो देयर इज अ वे कि पहले आपने फॉर्म रन एलएलपी में नाम रिजर्व कराया, फिर आप इनकॉर्पोरेशन के लिए फॉर्म फिलिप भेज सकते हो। फॉर्म फिलिप यानी कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या होगा, एलएलपी का नेम होगा, एलएलपी का एड्रेस होगा,
होगा, एलएलपी का ऑब्जेक्ट होगा नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। ये फॉर्म फिलअप आपके पास आ चुका है। अब आप इस फॉर्म फिलअप को किसके पास सबमिट करने वाले हो, आरओसी के पास सबमिट करोगे। आरओसी आपका फॉर्म फिलअप देखेगा, उसे एग्जामिन करेगा, अगर उसे लगता है एप्लीकेशन डिफेक्टिव है या फिर इनकम्प्लीट है तो रीसबमिट करना है 15 डेज में। रीसबमिशन के बाद भी कुछ गलती है फिर से रीसबमिट कर सकते हो 15 डेज में। टोटल रीसबमिशन पीरियड आपको 30 डेज का मिलेगा, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होगा। अच्छा, आरओसी को सब कुछ सही लगता है तो आरओसी आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगी विद इन 14 डेज। जैसे ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला, इट इज़ कंक्लूसिव एविडेंस कि आपका एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो चुका है एंड येस दैट इज इट। अब मुझे बताओ, अब इजी लगा? मतलब कितना हमने डिटेलिंग में पढ़ा था और आई थिंक 2 मिनट में पूरा इनकॉर्पोरेशन हो गया। एज वी हैव सीन अर्लियर कि एलएलपी का ना एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, तो अभी देखते हैं हम रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में कि रजिस्टर्ड ऑफिस होना ज़रूरी है क्या? यस, हर एक एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए सो दैट सारे कम्युनिकेशन नोटिसेस एलएलपी से रिलेटेड वहाँ पर आएंगे। जैसे कि तुम ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तुम्हारा कोई एड्रेस होता है जहाँ पर तुम्हारी आईसीआईसीआई की बुक्स भी डिलीवर होती होगी, तुमने जो शॉपिंग करी वो सारे पार्सल्स भी आते होंगे। लाइक वाइज एलएलपी से रिलेटेड जो भी नोटिसेस है, जो भी कम्युनिकेशन है आरओसी के, वो कहाँ आते हैं? रजिस्टर्ड ऑफिस पर आएंगे। अच्छा, रजिस्टर्ड ऑफिस पे जो भी नोटिस आ रहा है, कम्युनिकेशन आ रहा है, वो किसके नाम पर आ सकता है? वो डॉक्यूमेंट एलएलपी के नाम पर आ सकता है, पार्टनर के नाम पर आ सकता है, या कोई भी डेजिग्नेटेड पार्टनर के नाम पर आ सकता है। मींस जो डॉक्यूमेंट आ रहा है वो एलएलपी के नाम पर भी आ सकता है, डीपी के नाम पर भी आ सकता है और पार्टनर के नाम पर भी आ सकता है। एक और चीज़, क्या एलएलपी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकती है? क्या उसका एड्रेस चेंज हो सकता है? यस, हो सकता है, बट उसे किसको बताना पड़ेगा? एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस चेंज हो रहा है, आरओसी को इंटीमेट करना रहेगा। तो वो हो सकता है बट उसे आरओसी को इंटीमेट करना रहेगा। इट इज़ वेरी नेसेसरी, आरओसी को पता होना चाहिए। हम एलएलपी को रजिस्टर तो करवा रहे, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद होगा क्या? व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर एलएलपी रजिस्टर हो जाती है? एज वी हैव सीन, बिकॉज एलएलपी रजिस्टर हो चुकी है, अभी क्या होगा? एलएलपी अलग हो गई है, उसके पार्टनर्स अलग हो गए हैं, अभी सारे काम में डीलिंग एलएलपी करने वाली है। तो अब एलएलपी केपेबल हो गई है किस चीज़ के लिए? ऑफ बीइंग स्यू एंड बी स्यूड, यानी कि एलएलपी अपने नाम पर केस फाइल कर सकती है किसी को भी, कोई भी एलएलपी को उसके नाम पर केस फाइल कर सकता है। जो भी प्रॉपर्टी है वो अब एलएलपी खुद परचेज कर सकती है उसके नाम पर, तो अक्वायर, ओन, होल्ड, डेवलप कर सकती है, उसे डिस्पोज ऑफ भी कर सकती है किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को। एलएलपी चाहे तो अपनी कॉमन सील रख सकती है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, लेकिन चाहे तो रख सकती है, इट इज़ ऑप्शनल। और एलएलपी वो सारे काम कर सकती है जो कि एक बॉडी कॉर्पोरेट करता है। मतलब क्या दीदी? मतलब एलएलपी चाहे तो अपने नाम पर बोरो कर सकती है, एलएलपी चाहे तो किसी को गारंटी दे सकती है, एलएलपी किसी अग्रीमेंट में एंटर हो सकती है। तो जो भी काम एक बॉडी कॉर्पोरेट कर सकता है वो आपकी एलएलपी कर सकती है। एंड दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन हमारा। ठीक है। अच्छा, कंट्रीब्यूशन, बेसिकली कंट्रीब्यूशन होता क्या है? जो पार्टनर्स कुछ अमाउंट लाते हैं एलएलपी में एडमिशन के लिए, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी मिलके एलएलपी बनाना चाह रहे हैं, कुछ कुछ अमाउंट ये लोग लेकर आएंगे और जो अमाउंट ये लोग लेकर आते हैं दैट इज कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन कैसा हो सकता है? कंट्रीब्यूशन आपका टेंजिबल भी हो सकता है, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी या इनटेंजिबल प्रॉपर्टी भी हो सकता है, या किसी भी तरह का बेनिफिट अगर आप एलएलपी को प्रोवाइड कर रहे हो। मतलब यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी फॉर्म में कंट्रीब्यूशन हो सकता है। अब हम देखने वाले हैं चेंजेस इन द पार्टनर्स, कि पार्टनर्स में क्या चेंजेस होते हैं। अगर कोई पार्टनर एलएलपी में से रिजाइन करना चाहता है तो क्या वो रिजाइन कर सकता है क्या? यस, कोई भी पार्टनर एलएलपी को रिजाइन कर सकता है, बट उसे एक नोटिस देना पड़ेगा। कितने दिन पहले बताना पड़ेगा? एटलीस्ट 30 डेज पहले रिटर्न में नोटिस दे दे कि मैं रिजाइन करना चाहता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल हमारी एलएलपी में कौन है, यहाँ पर ढोलू है, यहाँ पर भोलू है और भीम है, ठीक है। अभी भोलू वांट्स टू रिजाइन, जब वो रिजाइन करना चाहता है उसे एटलीस्ट 30 डेज पहले उसे एडवांस में उसका इंटेंशन बताना पड़ेगा कि मेरा इंटेंशन रिजाइन करने का है। तो पार्टनर रिजाइन कर सकता है बट 30 डेज बिफोर नोटिस देना है राइटिंग में। अच्छा, एक पार्टनर कब पार्टनर नहीं रहेगा, व्हेन अ पार्टनर विल बी सीज टू बी अ पार्टनर, कब वो पार्टनर नहीं रहेगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। एक पर्सन पार्टनर नहीं रहेगा अगर उसकी डेथ हो गई है तो पार्टनर कैसे रहेगा, या फिर एलएलपी ही बंद हो गई है, एलएलपी डिसॉल्व हो गई है, अगर कोई पर्सन है वो इनसॉल्वेंट हो गया तो अब वो पार्टनर नहीं रहेगा, या फिर कोई पर्सन पगलाया हुआ है, अनसाउंड माइंड का है, तुम्हें अपनी याद तो नहीं आ जाती ना इससे, तो वो भी पार्टनर नहीं रहेगा। सो व्हेन अ पर्सन विल बी सीज टू बी अ पार्टनर, अगर आप इंसॉल्वेंट हो, अनसाउंड माइंड के हो, अगर किसी की डेथ हो जाती है पार्टनर की, या फिर एलएलपी डिसॉल्व हो जाता है, इन सारे केसेस में दैट पर्सन विल सीज टू बी अ पार्टनर। अच्छा, अभी चेंजेस हो सकते हैं अगर आपका कोई पार्टनर है। आई होप ये नोट्स आपको काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे होंगे, इससे पढ़ने में सब कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर कोई पार्टनर है, इसका नाम और एड्रेस चेंज हो जाता है तो उसे 15 डेज के अंदर अंदर एलएलपी को बताना है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, पहले उसका एड्रेस कहाँ था, मुंबई में था, अभी उसका एड्रेस चेंज हो गया, वो पुणे में शिफ्ट हो गया, राइट। तो एड्रेस चेंज हुआ, वहाँ से 15 डेज के अंदर अंदर एलएलपी को बताना है, और एलएलपी आगे 30 डेज के अंदर अंदर आरओसी को यहाँ पर बताएगी। अच्छा, कोई भी पर्सन एलएलपी में पार्टनर बन रहा है, या फिर कोई भी पर्सन अब वो एलएलपी का पार्टनर नहीं रहा, सीजेस टू बी अ पार्टनर, तो उस केस में एलएलपी को 30 डेज में आरओसी को इन्फॉर्म करना है। एलएलपी आरओसी को इन्फॉर्म करेगा, उसकी टाइम लिमिट दोनों ही केसेस में 30 डेज है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अभी अगर कोई पर्सन पार्टनर नहीं रहा, वो खुद चाहे तो भी आरओसी को बता सकता है कि आरओसी मैं इस एलएलपी का पार्टनर नहीं हूँ। सो अ पर्सन हु सीजेस टू बी अ पार्टनर, वो अपने सीजेशन के बारे में आरओसी को बताएगा। तो आरओसी क्या आंख बंद करके उसकी बात पे भरोसा कर लेगा क्या, नहीं। आरओसी किससे कंफर्म करेगा, एलएलपी से कंफर्म करेगा कि ये तुम्हारे एलएलपी में पार्टनर नहीं है क्या। सो आरओसी इज गोइंग टू टेक कंफर्मेशन फ्रॉम एलएलपी। एलएलपी ने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया, 15 दिन तक आरओसी वेट कर रहा है, 15 डेज हो गए, कोई भी कंफर्मेशन एलएलपी से नहीं मिला, तो आरओसी रजिस्टर कर देगा कि ठीक है, अब ये पर्सन पार्टनर नहीं रहा, इसका सीजेशन रजिस्टर हो जाएगा। दैट इज अबाउट सीजेशन ऑफ पार्टनर। अब बात करते हैं पार्टनर एज एन एजेंट। क्या यहाँ पर भी हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट होता है क्या? इफ़ यू सी पार्टनरशिप फर्म, तो पार्टनरशिप फर्म के केस में हर पर्सन एक दूसरे का एजेंट होता है, यानी कि इसने गलत किया तो ये सारे भी लाइबल होंगे। लेकिन अगर मैं एलएलपी की बात करूं तो ये जो पार्टनर्स है ये एक दूसरे के एजेंट नहीं होते हैं, दे आर द एजेंट ऑफ एलएलपी। वो किसके एजेंट होते हैं, एलएलपी के एजेंट होते हैं, एक दूसरे के एजेंट नहीं होते। बहुत ही बोल्ड वर्ड्स में लिख रखा है, एजेंट ऑफ द एलएलपी बट नॉट ऑफ अदर पार्टनर्स। यानी कि ये जो म्यूचुअल एजेंसी वाला कॉन्सेप्ट होता है कि एक पार्टनर ने गलत किया तो बाकी पार्टनर्स भी लाइबल है, म्यूचुअल एजेंसी नॉट एप्लीकेबल इन एलएलपी, वो एलएलपी पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ये देखो यहाँ मैंने लिखा है, पार्टनरशिप फर्म में तो लाइबल है एक दूसरे के लिए, लेकिन एलएलपी में दे आर द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी, दे आर नॉट पार्टनर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। अभी एलएलपी की लाइबिलिटी कितनी आती है, यहाँ पर बताओ जरा कि कितनी लाइबिलिटी आती है। बहुत सिंपल सी बात है, आपकी एलएलपी बाउंड नहीं है किसी भी चीज़ से अगर वो पार्टनर ने किया है। लेकिन कब आपको कोई पार्टनर है, उसने क्या किया है, उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, उसके पास कोई पावर नहीं है, लेकिन फिर भी वो काम कर रहा है, उसको पता है उसके पास पावर नहीं है लेकिन फिर भी वो काम कर रहा है,
ठीक है, उसको पता है कि वो पार्टनर नहीं है लेकिन फिर भी वो काम कर रहा है, तो उस केस में एलएलपी लाइबल नहीं है, वो पार्टनर खुद लाइबल है। अगर वो अपनी अथॉरिटी से बाहर जाकर काम कर रहा है या ऐसा कोई काम कर रहा है जो उसकी अथॉरिटी में नहीं है, जो उसकी पावर में नहीं है, देन इन दैट केस एलएलपी लाइबल नहीं होगी, ये पार्टनर खुद लाइबल होगा। तो एलएलपी कब लाइबल होगी? एलएलपी तब लाइबल होगी जब कोई पर्सन काम कर रहा है विद इन द अथॉरिटी, ठीक है। अगर विद इन द अथॉरिटी काम कर रहा है, कोई रॉन्गफुल एक्ट कर दिया है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस किया है, तो वहां पर एलएलपी लाइबल होगी। द मेन थिंग इज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और विद इन द अथॉरिटी होना चाहिए, तो आपकी एलएलपी की लाइबिलिटी आएगी। अच्छा, फिर ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सितारे लगा देती हूँ मैं यहाँ पर, और सितारे लगा देते हैं कि कब अनलिमिटेड लाइबिलिटी आती है। एज वी ऑल नो एलएलपी में तो लिमिटेड लाइबिलिटी है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस है जहाँ पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो सकती है। ये चार्ट दिख रहा होगा आपको, बहुत प्यारा सा 4 पॉइंट से बताया गया है कब आपकी एलएलपी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। अगर आपकी एलएलपी ऐसा कोई भी काम कर रही है या डेजिग्नेटेड पार्टनर्स या पार्टनर्स ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं, इनका इंटेंशन क्या था? क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करने का, मतलब क्रेडिटर से पहले पैसा लेना और उनके साथ फ्रॉड करने का, उनको रीपे करने का नहीं, यही इंटेंशन था। तो उस केस में एलएलपी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी अगर आपका इंटेंशन है टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स। सेकेंडली, आप बिजनेस कंडक्ट ही क्यों कर रहे हो? किसी फ्रॉड्यूलेंट मैनर में बिजनेस कंडक्ट कर रहे हो, आपका कंडक्ट करने का इंटेंशन है बिजनेस ही कर रहे हो, फ्रॉड्यूलेंट इंटेंशन से अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अच्छा, अगर किसी पर्सन को कोई भी डैमेज हुआ है या फिर कोई भी लॉस हुआ है आपकी फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटी करने की वजह से, फ्रॉड्यूलेंट बिजनेस करने की वजह से किसी भी पर्सन को लॉस या फिर डैमेज हुआ, तो कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा उस पर्सन को। लास्टली बोला है एलएलपी लाइबल नहीं है अगर डीपी पार्टनर ने फ्रॉड्यूलेंट मैनर में काम किया है बट एलएलपी की नॉलेज में नहीं है। अगर विदाउट द नॉलेज ऑफ एलएलपी डीपी ने या पार्टनर ने रॉन्गफुल एक्ट किया है, फ्रॉड्यूलेंट एक्ट किया है, एलएलपी की नॉलेज में नहीं है, तो उस केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एंड पार्टनर्स पर्सनली अनलिमिटेड लाइबल होंगे, एलएलपी लाइबल नहीं होगी। दीज आर द 4 पॉइंट्स। नेक्स्ट आता है आपका विसल ब्लोइंग, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इसीलिए आपको यहाँ पर प्यारे प्यारे से हैंड रिटन नोट्स दिख रहे होंगे मेरे। विसल ब्लोइंग क्या होता है? विसल ब्लोइंग मतलब दीदी सीटी बजाना, वो तो होता है, उसके अलावा सो विल सी ट्रैफिक पुलिस में भी अगर आप देखोगे, अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हो, व्हीकल चला रहे हो, तो कुछ भी गलत होता है ना, वो विसल ब्लो करते हैं, राइट? वैसे ही यहाँ पर बोला गया है आपकी एलएलपी में कुछ तो गलत एक्टिविटी हुई है, रॉन्गफुल एक्टिविटी हुई है या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुई है और आपको पकड़ लिया है, तो आपकी पेनल्टी कम हो सकती है या फिर आपका पनिशमेंट बिल्कुल ही खत्म हो सकता है अगर आप बता दो कि किसने ऐसा किया है। अगर आपने ऐसा बता दिया तो आपकी पनिशमेंट हम कम कर देंगे या फिर खत्म कर देंगे। ये कौन कर सकता है? या तो कोर्ट या ट्रिब्यूनल। अभी आपके बचपन के दिन याद करो, जब आप स्कूल्स वगैरह में होंगे, किसी एक बच्चे ने शैतानी करी है, ठीक है, क्लास में किसी एक बच्चे ने शैतानी करी, आपकी टीचर पूछेगी किसने किया ये बताना, तो अपन लोग तो दोस्ती यारी में नाम नहीं लेंगे किसी का, वो बोलेगी जल्दी जल्दी बता दो किसने किया वरना मैं पूरी की पूरी क्लास को पनिशमेंट दे दूंगी। तो कोई तो एक बच्चा ऐसा होगा जो जाके बोलेगा कि मैम मुझे पता है, आप मुझे पनिशमेंट मत दो, इसने किया ऐसा, राइट? सो कहने से जो उसने किया वो क्या था? विसल ब्लो किया। वैसे ही हमारी एलएलपी में हो रहा है। एलएलपी यहाँ पर बोलती है कि किसी भी पर्सन आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा है जिससे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आपको कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है जिससे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, या ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन आपको कोई इंपॉर्टेंट बात बता रहा है, तो उस पर्सन की पेनल्टी कोर्ट या ट्रिब्यूनल खत्म कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। वही यहाँ पर बोला गया, ऐसा पार्टनर या एम्प्लॉय जिसने यूजफुल इंफॉर्मेशन दी है जिसकी वजह से क्या हो रहा है? इन्वेस्टिगेशन हो रहा है या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, तो उस पर्सन की पेनल्टी यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगी, वेव ऑफ हो जाएगी। दिख रहा है?
रिड्यूस हो जाएगी या वेव ऑफ हो जाएगी, क्योंकि उसने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। ये इन्फॉर्मेशन कौन दे सकता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर या फिर एम्प्लॉय दे सकता है, जिसकी वजह से हमें पता चल रहा है ओके अब हमारी LLP कन्विक्ट हो सकती है, LLP में कुछ गलत हो रहा था, हमने इन्फॉर्मेशन दे दी, सो कोर्ट और ट्रिब्यूनल हमारी पेनल्टी को रिड्यूस या फिर वेव ऑफ कर देंगे। अभी जिस पर्सन ने ऐसा किया है, तुम्हें नहीं लगता कि क्लास में भी ऐसा होता होगा, जिस पर्सन ने जाके चुगली करी है, जिस पर्सन ने टीचर को बताया कि मैम इसने ऐसा किया, इसने शैतानी करी, तो उस पर्सन की तो फिर खैर नहीं, ठीक है, उस पर्सन को बहुत डराया जाता है, धमकाया जाता है, तूने ऐसे किया ना अब बताते हैं तुझे, ठीक है। वैसे ही क्या लगता है तुम्हें, जिस पर्सन ने यानी कि पार्टनर, एम्प्लॉयर, DP ने यूजफुल इंफॉर्मेशन दी है जिसकी वजह से LLP में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उस पर्सन को भी प्रोटेक्शन की जरूरत होगी ना, इसलिए बोला गया ऐसा पर्सन जिसने इन्फॉर्मेशन दी है उस पर्सन को किसी भी तरह से डिमोटेड नहीं किया जाएगा, डिमोशन नहीं किया जाएगा, मतलब एक पोजीशन नीचे पे नहीं ले जाओगे, उसके साथ हैरेसमेंट नहीं होगा, सस्पेंड नहीं करोगे, उसको डराओगे धमकाओगे नहीं, थ्रेटेंड नहीं करोगे, और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी तरीके से, क्योंकि उसने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। एंड दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ योर पास्ट ईयर, ये क्वेश्चन पूछा गया था। आई होप वी आर वेरी क्लियर, एंड डेफिनेटली अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आप इसे बेझिझक आराम से पूरे कॉन्फिडेंस से लिख सकते हो, ठीक है। आई नो इजी लैंग्वेज में है तो आपको इजी लग रहा होगा। अब आती है बात फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स की, कि LLP को भी कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखने होते हैं क्या? यस, LLP को भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं। एंड इधर ऑल्सो आई हैव मेड हैंड रिटन नोट्स टू मेक योर लेक्चर्स मच मोर ईजियर एंड इंटरेस्टिंग, दिख रहा होगा। सो LLP को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं। LLP कैश बेसिस पर भी कर सकती है, अक्रूवल बेसिस पर भी कर सकती है, ये डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पर होगा। और LLP बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कहाँ मेंटेन करेगी? उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होगा क्या? याद करने का मेमोरी टेक्निक है यहाँ पर हमारा MASA, मासा, MASA। अच्छा, M से क्या है? मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, कितना पैसा आया, कितना पैसा खर्च हुआ। A से असेट्स एंड लाइबिलिटीज। S से क्या है? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज। एंड एक और A से एनी अदर आइटम। तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 4 चीजें आएगी। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स LLP को प्रिजर्व करके रखनी, कितने पीरियड के लिए? 8 ईयर्स के लिए प्रिजर्व करके रखनी होगी। ये आपका पहला डॉक्यूमेंट हो गया। दूसरा डॉक्यूमेंट है हमारा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। क्या है? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। आप शॉर्ट में से SOS बोल सकते हो, लेकिन एग्जाम में पूरा लिख कर आना, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी को साइन कौन करता है? तो यहाँ पर बोला LLP के बिहाफ पे, LLP के तो हाथ पैर है नहीं, सो LLP के बिहाफ पे कौन साइन करेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी को। और अगर कभी आपकी LLP का कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है, अभी ये क्या होता है? सो आपकी जो LLP है वो इस पोजीशन में है कि वो इंसॉल्वेंट हो चुकी है, यानी कि या तो वो डिसॉल्व हो जाएगी, बंद हो जाएगी, वाइंड अप होगी, या फिर हम एक और मौका देते हैं उसे रिवाइव करने का, उसे जिंदा रखने का, ठीक है। तो उससे उस प्रोसेस को बोला जाता है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। ये प्रोसेस में ना बहुत सारे पर्सन्स अपॉइंट होते हैं। जो पर्सन्स अपॉइंट होते हैं उनके नाम होते हैं इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, लिक्विडेटर, ठीक है, ये सभी लोग होते हैं यहाँ पर बोला है। सो अगर आपकी LLP कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में, तो अभी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी को कौन साइन करेगा? यहाँ पर बोला है कौन साइन कर सकता है? इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, या फिर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, या फिर लिक्विडेटर, या फिर LLP एडमिनिस्ट्रेटर। इनमें से कोई भी पर्सन साइन कर सकता है, लेकिन वो कभी जब CIRP में आपका LLP है। और ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी आपको किसके पास सबमिट करनी रहेगी? ROC के पास सबमिट करनी रहेगी। अगेन टाइमलाइन कब तक सबमिट करना है, यहाँ पर देखना टाइमलाइन बोली गई है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज।
30 दिन के अंदर अंदर, लेकिन 30 दिन कहाँ से, फ्रॉम द एंड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है, 31 मार्च को, वहाँ से 6 मंथ्स काउंट करो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने खत्म हो गए, वहाँ से 30 दिनों के अंदर अंदर फाइल करना है। कहने से ड्यू डेट है 30 अक्टूबर तक फाइल करना है आरओसी के पास। और कौन से फॉर्म में फाइल होगा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इंसॉल्वेंसी फॉर्म 8 में। कैसे याद करोगे, SOS, ओ एक और ओ लगा दिया, 8 हो गया, तो फॉर्म 8 में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इंसॉल्वेंसी फाइल करना है हमें आरओसी के पास। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ऑडिट से रिलेटेड पॉइंट, जिसका भी हमने चार्ट बना दिया है कि क्या LLP को ऑडिट करानी है। यस, LLP के अकाउंट्स ऑडिट कराने होती है, लेकिन कभी यहाँ पर कंडीशन है, अगर आपकी LLP है जिसका कंट्रीब्यूशन एक्सीड नहीं कर रहा है, डज नॉट एक्सीड 25 lakhs, यानी कि 25 lakhs तक ही है, या फिर टर्नओवर नॉट एक्सीड 40 lakhs, कहने से मैक्सिमम लिमिट है। अगर आपकी LLP का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम 25 lakhs है, या फिर टर्नओवर कितना है, टर्नओवर मैक्सिमम 40 lakhs है, इनमें से कोई भी एक कंडीशन फॉलो कर रहे हो, यहाँ पर और है ना, हमने स्मॉल LLP में लिमिट सेम पड़ी थी पर वहाँ पर एंड था, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी, यहाँ पर और है, इनमें से एक भी कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई कर रहे हो तो आपकी LLP के अकाउंट्स ऑडिट नहीं करवाने। आई एम गोइंग टू रिपीट माई सेल्फ अगेन, अगर आपकी LLP का कॉन्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम 25 lakhs है या फिर टर्नओवर मैक्सिमम 40 lakhs है, इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो, अकाउंट्स ऑडिट नहीं करवाने। मतलब कहने से अकाउंट्स ऑडिट करवाने के लिए आपका कंट्रीब्यूशन भी 25 लाख से ज़्यादा होना चाहिए और आपका टर्नओवर भी 40 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, तो ऑडिट हो जाएगा। ऑडिट करेगा कौन, LLP के अकाउंट्स, नन अदर देन क्वालिफाइड CA इन प्रैक्टिस। यहाँ पर LLP के अकाउंट्स ऑडिट करता है, यहाँ पर ऑडिटर अपॉइंट होता है हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। मैं और कुछ एग्जाम्पल्स दे देती हूँ। अगर आपकी LLP है जिसका कंट्रीब्यूशन टर्नओवर, सो कंट्रीब्यूशन टर्नओवर 50 lakhs है, कंट्रीब्यूशन 15 lakhs है, व्हाट डू यू थिंक, क्या इसके अकाउंट्स ऑडिट होंगे? हमने देखा था कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम 25 lakhs एंड और टर्नओवर मैक्सिमम 40 lakhs, दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई करा रहे हो, अकाउंट्स ऑडिट नहीं कराने। अच्छा, टर्नओवर इज एक्सीडिंग द लिमिट पर कंट्रीब्यूशन तो विद इन द लिमिट है, सो ऑडिट नहीं करवानी है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन और टर्नओवर में से हमें कोई भी एक चीज़ देखनी। तो क्या मैं कह सकती हूँ अकाउंट्स ऑडिट कराने के लिए दोनों लिमिट से बाहर होने चाहिए। कंट्रीब्यूशन अगर 30 lakhs है, टर्नओवर अगर 70 lakhs है, तो क्या अकाउंट्स ऑडिट कराने पड़ेंगे LLP के? यस, अ बिग यस। ये भी 25 लाख से ज़्यादा है, मोर देन 25 lakhs, इट इज़ ऑल्सो मोर देन 40 lakhs, सो यस अकाउंट्स ऑडिट करवाने पड़ेंगे। आई होप एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, यहाँ पर ऑडिटर के बारे में बात करी गई है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर कैसे ऑडिटर को अपॉइंट कर सकता है। सबसे पहला तो अगर पहली बार ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है, यानी कि फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए आपका ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है, तो उसको अपॉइंट कर दो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने से पहले, किसी भी टाइम अपॉइंट कर दो। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है तो किसी भी टाइम अपॉइंट कर दो, बट येस फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा है उससे पहले तो अपॉइंट कर देना। सो कहने से बिफोर एंड ऑफ 31 मार्च आपका ऑडिटर अपॉइंट हो जाना चाहिए। अच्छा, फिर अगले साल क्या, और क्या हर साल अपॉइंट करना है? तो बोला पहले फाइनेंशियल ईयर तो हमने आपको रिलैक्स कर दिया, लेकिन अब उसके बाद बोला है फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा है, उससे एटलीस्ट 30 डेज पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑडिटर अपॉइंट हो जाना चाहिए। सो 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, उससे एटलीस्ट 30 दिन पहले ऑडिटर अपॉइंट हो जाना चाहिए। अगर ऑडिटर की कोई भी वैकेंसी क्रिएट होती है तो वो कैजुअल वैकेंसी को फिल करना रहेगा आपको यहाँ पर। अच्छा, फिल करने की ज़रूरत कब रहेगी? जब आपका कंट्रीब्यूशन और टर्नओवर एक्सीड कर रहा है। अगर वो एक्सीड कर ही नहीं रहा है तो ऑडिटर की ज़रूरत ही नहीं है। और कैजुअल वैकेंसी कब आ सकती है? अगर कोई ऑडिटर को आप रिमूव भी कर रहे हो तो भी कैजुअल वैकेंसी आ जाएगी और वो कैजुअल वैकेंसी फिल करनी रहेगी। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर की।
एक और डॉक्यूमेंट है हमारा एनुअल रिटर्न। हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखा, हमने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इंसॉल्वेंसी देखा, अब है एनुअल रिटर्न। सो एलएलपी को एनुअल रिटर्न भी बनाना है, मेंटेन करना होता है इन फॉर्म 11। फॉर्म 11 में वो बनाएगा। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इंसॉल्वेंसी का क्या था, फॉर्म 8 था। एनुअल रिटर्न फॉर्म 11 है। एलएलपी को आरओसी के पास फाइल करना है, ये कितने दिनों के अंदर अंदर, 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है वहां से 60 डेज में, 31 मार्च को खत्म होता है अप्रैल में, तो 30 मई तक एनुअल रिटर्न फाइल करना रहेगा। फिर बोला गया है कि एनुअल रिटर्न के साथ ना एक सर्टिफिकेट भी जाता है, और सर्टिफिकेट किससे जाएगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर से। अगर आपकी एलएलपी का टर्नओवर इज मैक्सिमम 5 करोड़, 5 करोड़ तक है मैक्सिमम टर्नओवर, या फिर कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम 50 लाख रुपीस तक है, तो एक तो एनुअल रिटर्न जा रहा है आरओसी के पास, और साथ में एक सर्टिफिकेट जाएगा फ्रॉम अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। ये लिमिट्स ध्यान रखना। अगर आपकी एलएलपी सीआईआरपी में है, पढ़कर आए थे, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में है, तो बोला गया यार अब इस केस में सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है क्योंकि एलएलपी ऑलरेडी सीआईआरपी में है। सो इवन दो कंट्रीब्यूशन आपका मैक्सिमम 50 लाख से टर्नओवर 5 करोड़ तक है, तो भी आपको जरूरत नहीं है सर्टिफिकेट की। तो यहाँ पर साइन कौन करने वाला है, यहाँ पर साइन करेगा आईआरपी, आरपी लिक्विडेटर या एलएलपी एडमिनिस्ट्रेटर। सेम चीज देखी। अच्छा, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड करता है या फिर कंट्रीब्यूशन 50 लाख से ज्यादा है, तो कौन यहाँ पर एनुअल रिटर्न के साथ सर्टिफिकेट देगा, नन अदर देन सीएस इन प्रैक्टिस। लेकिन कब, अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है या फिर कंट्रीब्यूशन 50 लाख से ज्यादा है, तो एक सर्टिफिकेट सीएस इन प्रैक्टिस से आएगा। अगर इससे कम है तो डीपी सर्टिफिकेट देगा। आई होप वी आर वेरी क्लियर। और ये थे सारे फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स हमारे एलएलपी से रिलेटेड। अब आते हैं हम एक और प्यारे से टॉपिक पे, दैट इज कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। ये क्या होता है, कुछ गलती हो गई है, हम उसे कंपाउंड करवाना चाहते हैं। अच्छा, कौन से ऑफेंसेस कंपाउंड हो सकते हैं, सबसे पहले तो ये समझो, ऐसे ऑफेंसेस कंपाउंड हो सकते हैं जिसके पनिशमेंट में इम्प्रिजनमेंट इज नॉट कंपल्सरी, यानी कि इम्प्रिजनमेंट, जेल जाना ऑप्शनल है, तो वो ऑफेंसेस कंपाउंड हो जाएंगे। विच मीन्स अगर मैं बोलती हूँ या तो ओनली फाइन है या फिर फाइन और इम्प्रिजनमेंट है, तो वो ऑफेंसेस को कंपाउंड कर सकते। कभी तुमसे कुछ गलती हो गई, तुम्हें पता है अभी मम्मी पापा से डांट तो पड़ने ही वाली, तुम खुद जाके बोल दोगे कि हमसे ये गलती होगी ताकि थोड़ी कम डांट पड़े, है ना। वैसे ही यहाँ पर बोला गया, आप किसके पास जाते हो कंपाउंडिंग के लिए, अथॉरिटी, या तो आप रीजनल डायरेक्टर के पास जाओगे या कोई भी ऑफिसर जिसकी पोजीशन आरडी से बिलो नहीं है, एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ रीजनल डायरेक्टर। वहां पर आपने अपने ऑफेंस को कंपाउंड करवाया, ठीक है, वो भी फाइन तो लगाएंगे। वैसे तुमने अगर गलती बताई है तो डांट तो पड़ने वाली, बट थोड़ी कम डांट पड़ जाएगी, है ना। वैसे ही मैक्सिमम फाइन कितना हो सकता है, जो कि प्रिस्क्राइब है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, और मिनिमम कम से कम उतना तो फाइन लेना है जो कि लिखा हुआ है, उससे कम भी नहीं ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, फाइन लिखा था मिनिमम 25,000 टू मैक्सिमम 1 लाख, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मैक्सिमम 1 लाख ले सकते हो, और मिनिमम 25,000 का फाइन तो लेना ही लेना है, इससे कम नहीं ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक बार आपने गलती करी, एक बार आपने ऑफेंस किया, आपने कंपाउंडिंग करवा दी, कंपाउंडिंग हो गई, दूसरी बार 6 महीने बाद फिर से गलती कर दी, तो तुम्हें क्या लगता है फिर से कंपाउंडिंग होगी। देखो, एक बार करो तो गलती, लेकिन दूसरी बार करो तो नो गलती। तो यहाँ पर बोला है सिमिलर ऑफेंस, एक तरह का ऑफेंस आप बार बार कंपाउंड नहीं करा सकते हो, 3 साल तक, विद इन 3 years कंपाउंड नहीं होगा। तो 3 साल तक सिमिलर ऑफेंस कंपाउंड नहीं करा सकते हो। 3 साल के बाद क्या, 3 साल के बाद आपने ऐसा किया है तो हम मानेंगे वो तो आपने पहली बार गलती करी है। सो आफ्टर 3 years उसे डीम्ड मान लिया जाएगा कि आपका पहला ऑफेंस है, फिर उसकी कंपाउंडिंग हो जाएगी। अच्छा, कंपाउंडिंग कराने के लिए एलएलपी इज गोइंग टू सेंड एन एप्लीकेशन, लेकिन क्या आरडी के पास जाएगा क्या डायरेक्ट, नहीं। एलएलपी तो एप्लीकेशन आरओसी को भेजेगा, आरओसी उसे अपने कमेंट्स के साथ फॉरवर्ड करेगी रीजनल डायरेक्टर के पास, या फिर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ रीजनल डायरेक्टर।
ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखना, अगर आपका कोई भी ऑफेंस कंपाउंड हो गया है बिफोर प्रोसिक्यूशन, मतलब कोर्ट में गया नहीं, केस गया नहीं, प्रोसिक्यूशन हुआ नहीं, उससे पहले ही कंपाउंड हो गया है, तो अब कोई भी आगे प्रोसिक्यूशन नहीं होने वाला है इफ दैट ऑफेंस इज कंपाउंडेड। ये था हमारा कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस फाइनली। एंड अब कुछ अमेंडमेंट्स देखेंगे हम एलएलपी के अंदर, जो हालांकि पिछली बार ही आ गए थे। अमेंडमेंट्स में रूल 22A बोलता है दैट हर एलएलपी को एक रजिस्टर मेंटेन करना है फॉर्म 4A में, और ये रजिस्टर उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखना रहेगा। तो फॉर्म 4A में क्या करना है, एक रजिस्टर मेंटेन करना है। रजिस्टर में कुछ डिटेल्स होगी, नाम क्या है, एड्रेस क्या है, पैन क्या है पार्टनर्स का, कब पार्टनर्स अपॉइंट हो रहे, कब दे आर सीज टू बी अ पार्टनर, अब वो पार्टनर नहीं रहे। अच्छा, पार्टनर्स की कंट्रीब्यूशन में चेंज हुआ है तो वो बता दो। पार्टनर की डिटेल्स आपको 7 डेज के अंदर अंदर एंटर करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आज आकांक्षा हमारी एलएलपी में नई पार्टनर एडमिट हुई है, तो वो एंट्री रजिस्टर में करनी है विद इन 7 डेज। रजिस्टर का फॉर्म 4A, ठीक है। अच्छा, फिर बोला गया है यहाँ पर भी 2 तरह के डिक्लेरेशन है। पहला डिक्लेरेशन है बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसका है, और दूसरा है कि कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है पर उसका नाम रजिस्टर में नहीं है। हम 2 तरीके से यहाँ पर देखने वाले हैं। फर्स्ट वन इज रजिस्टर्ड पार्टनर, दूसरा है आपका यहाँ पर नॉट रजिस्टर्ड पार्टनर बट उसे सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। अभी रजिस्टर्ड पार्टनर मतलब ऐसा पर्सन है जिसका नाम तो रजिस्टर में है पर उसे बेनिफिट नहीं मिल रहे, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन में कोई भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको एलएलपी को बताना पड़ेगा कि मैं रजिस्टर्ड हूँ पर बेनिफिशियल पार्टनर कोई और है। तो ये डिक्लेरेशन देगा एलएलपी को फॉर्म 4B में, 30 डेज के अंदर अंदर डिक्लेरेशन देगा और उस पर्सन के बारे में बताएगा जिसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर अब ये जो बेनिफिशियल पार्टनर है मतलब इसका कंट्रीब्यूशन में इंटरेस्ट है बट यस ये कोई भी इसका नाम रजिस्टर्ड नहीं है। ये भी फॉर्म 4C में एलएलपी को बताएगा 30 डेज में कि यहाँ पर मैं बेनिफिशियल इंटरेस्ट है मेरा, कोई और है जो कि रजिस्टर्ड पार्टनर है, ठीक है। फॉर्म A, फॉर्म B, फॉर्म C, हमने 3 फॉर्म्स देखे। फॉर्म A में रजिस्टर मेंटेन हो रहा है, फॉर्म 4B में आप डिक्लेरेशन दे रहे हो, फॉर्म 4C में भी डिक्लेरेशन हो रहा है बेनिफिशियल पार्टनर से, ठीक है। आपने एलएलपी को बता दिया, अभी एलएलपी किसको बताएगा, एलएलपी को बहुत सारी डिटेल्स पता चली, दौड़ा दौड़ा भागा भागा आरओसी के पास जाएगा और आरओसी को बताएगा यहाँ पर फॉर्म 4D में 30 डेज के अंदर अंदर, साथ ही साथ रजिस्टर में भी रिकॉर्ड कर देगा। अच्छा, एलएलपी यहाँ पर स्पेसिफाई करेगा कौन सा डेजिग्नेटेड पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डीपी के पास होती। अगर डीपी का नाम ही नहीं लिखा हुआ है तो हर एक पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होगा। एंड दिस इज अबाउट हमारे 4 फॉर्म्स, सभी में टाइम लिमिट 30 डेज है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑल्सो एसबीओ रूल्स 2023 इंट्रोड्यूस हुए थे जिसका मैंने शॉर्ट में यहाँ पर लिख रखा है। ये रूल्स अभी एलएलपी को अप्लाई होंगे। सबसे पहले एसबीओ आइडेंटिफाई करना है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर आइडेंटिफाई करना है, वो डिक्लेरेशन देगा एलएलपी के पास। एलएलपी बैन 1 में, बैन 10 नहीं, एलएलपी बैन 1 में देगा डिक्लेरेशन, ठीक है। एलएलपी आरओसी को बताएगी बैन 2 में, और एक रजिस्टर मेंटेन करना है एसबीओ का बैन 3 में। हालांकि जो रजिस्टर मेंटेन होगा इट विल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन। एंड यस फाइनली दैट इज इट अबाउट आवर एलएलपी, और ये हो चुका है स्वाहा। सो आई होप गाइज आप सभी को मज़ा आ रहा होगा, आप सभी इंजॉय कर रहे होंगे, बिकॉज आई थिंक ये जो लेक्चर्स मैं प्रोवाइड करा रही हूँ आई कैन प्रोवाइड इट इन द मोस्ट ईजीएस्ट एंड मोस्ट सिंपलेस्ट वे। जितना हो सकता था मैंने उतना ईजी और सिंपलेस्ट वे में आपको ये लेक्चर्स प्रोवाइड किया। यू कैन डेफिनेटली सी, आप एक बार मॉड्यूल से रीड करोगे तो आपको पता चलेगा दैट व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ दीज नोट्स, व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ दीज 100 कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर लिखे गए। और ये 100 नोट्स आपको हेल्प करेंगे आंसर फ्रेम करने में। आप एज इट इज भी आपके आंसर्स एग्जाम में लिखकर आ सकते हो। एंड यस इसे बार बार देखो तो आपका रिवीजन भी अच्छे से होगा। एक बार आपने पढ़ लिया फिर आप इसे सुन सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। एंड आई होप अब होगा SBIL इजी विद योर CS मेहंदी दीदी। ये देखकर, ये सुनकर आपका कॉन्फिडेंस और इंक्रीज हो गया होगा, राइट?
सो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, वन शॉट्स कितने ज़्यादा हेल्पफुल है और कितना रिविजन आप कर रहे हो. दैट इज इट फ्रॉम माई साइड. खूब खूब अच्छे से पढ़ो. जस्ट मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड. बाय बाय.